हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और अच्छी सी कॉमिक्स, खूनी मूर्ति का रहस्य। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नए नए कॉमिक्स का अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रनगर के 4 कोस दूर पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन महल बना हुआ है। अब यह महल खंडहर बन चुका है। इसके आसपास पेड़ पौधे का जंगल सा बन गया है। लेकिन इस जर्जर महल का एक विशाल कक्ष आज भी जवान है। इस कक्ष की प्रत्येक वस्तु नई दिखाई देती है, जैसे करिश्मा जैसे कारीगर ने अभी अभी बनाई हो। और यह मूर्ति इस इससे इसमें तो कलाकार ने जैसे अपनी संपूर्ण जीवन का निचोड़ भर दिया है, जैसे किसी जीवित राजकुमारी ही को ही खड़ा कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि इस महल में एक बूढ़ा चौकीदार भी रहता है, लेकिन किसी ने उसे महल के बाहर निकलते हुए नहीं देखा। कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन एक नौ दंपति कार में उधर से गुजरे। पता नहीं इससे कैसे पीछा छूटेगा। अगर यह किसी तरह रास्ते से हट जाए तो। अचानक उसकी कार महल के पास पहुंचते ही रुक गई। पानी के बहाने इस खंडहर में जाऊंगा। कुछ देर बाद मुझे ढूंढने के लिए नीलिमा खंडहर में आएगी और फिर मैं। ओह नीलिमा, पता नहीं अचानक इस कार में क्या हो गया है। युवक ने कार से उतरकर बोनेट खोलकर देखा। ओह, पानी खत्म हो गया। नीलिमा, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है इस खंडहर में। देखता हूँ शायद पानी मिल जाए। दिनेश, जल्दी लौट कर आना। इस घने जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। दिनेश एक डिब्बे लेकर पानी के बहाने चल दिया और खंडहर रूपी महल में प्रविष्ट हो गया। दिनेश बहुत देर तक नहीं लौटा तो नीलिमा बेचैन हो उठी। ओ, इतनी देर हो गई, वह अभी तक पानी लेकर नहीं लौट के नहीं आया। क्या हुआ, मुझे चलकर देखना चाहिए। और कार से बाहर निकली और महल की तरफ बढ़ने लगी। उफ, इतना भयानक वातावरण है। मुझे भी दिनेश के साथ ही जाना चाहिए था। नीलिमा दिनेश की खोजती हुई महल के बरामदे में पहुंची। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद पानी लेने अंदर गए होंगे। उधर इधर उधर देखती हुई नीलिमा एक विशाल कक्ष में पहुंची। तभी एक परछाई उस पर झपटी आई। नीलिमा की चीख ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। इस खंडहर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नीलिमा मौत की गहरी नींद सो चुकी है। अब मैं रेखा से विवाह करूंगा। उसकी लाखों की संपत्ति मेरी होगी। नीलिमा की हत्या करके दिनेश वहां से लौटना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि मूर्ति पे पड़ी। ओह, कितनी सुंदर है। अरे, यह तो हिल रही है। कहीं मेरी आंख धोखा तो नहीं खा रही। मैं जीवित हूँ परदेसी, मेरे पास आ जाओ। अब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम इस खंडहरों में अकेली अकेली कहाँ हूँ। कोई ना कोई तो आता ही जाता है। मूर्ति की बाहों में आते ही दिनेश की चीख गूंज उठी। आ तभी बूढ़े चौकीदार ने वहां आकर देखा। ओह, यह भी मर गया। कोई दुष्ट नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद बंबई के एक कॉलेज के लड़के लड़कियां का एक दल चंद्रनगर की पहाड़ियों में घूमने के लिए आया। उस दिल में एक धनी परिवार की लड़की थी, रश्मि। कॉलेज का हर लड़का रश्मि पर मरता था, लेकिन वह सिर्फ सुनील से ही प्यार करती थी। उधर कैब में, अरे खाने का समय हो गया और अभी तक उस शहजादी का कुछ पता नहीं। पता भी कैसे होगा, शहजादी अपने गुलफाम की बाहों में कहीं। चल हट, तुझे तो हर समय मजाक सूझता है। तभी एक लड़का गुलशन वहां आया। मैं मजाक नहीं कर रही, विश्वास ना हो तो गुलशन से पूछ लो। यह भी रश्मि को ढूंढ ढूंढ रहा होगा। गुलशन, तुमने रश्मि को कहीं देखा है क्या? रश्मि तुम्हारे साथ नहीं है? रश्मि यह नहीं तो अवश्य सुनील के साथ कहीं गई होगी। और उधर बाहर चल गया। उधर रश्मि और सुनील जंगल में घूम रहे थे। अरे देखो तो सुनील, इस जंगल में कितना बड़ा महल है। कहीं तुम्हारी तरह
खूबसूरत रहा होगा, कभी तुम्हारी तरह खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब तो खंडहर बन चुका है। रश्मि, इस महल को अवश्य किसी प्रेमी राजा ने बनाया होगा। प्रेमी राजा ने क्यों? नगर नगर से इतनी दूर पहाड़ पर जंगल के बीच कोई प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा खूबसूरत महल बनवा सकता है। महल तक पहुंचते पहुंचते दोनों थक गए थे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। कितनी ऊंचाई पर बना है यह महल। कुछ देर यहाँ घास पर बैठ आराम कर लेते हैं, फिर अंदर का भाग देखेंगे। अभी उन्हें बैठे कुछ देर ही हुआ था कि तभी गुलफाम वहां आ गया। ओह, तो लैला और मजनू दोनों यहाँ बैठे हैं। गुलशन, तुम यहाँ क्या आए हो? चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं जाऊं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? सुनील, तुम इसके मुंह मत लगो। तुम हट जाओ रश्मि, आज मैं इसे ठीक कर दूंगा। रश्मि, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, और तुम मेरी आंखों के सामने दो कौड़ी के। अभी गुलशन और कुछ कहता कि सुनील झपट पड़ा। अपने उसने गुलशन के मुंह पर कसकर मुक्का मारा। गुलशन दूर जा गिरा। तुमने शुरुआत की है गुलशन, अब इस तुमने शुरुआत की है सुनील, अब इसका अंत मैं करूंगा। आज मैं भी तुझे देख लूंगा। और फिर इस वीरान खंडहर में एक खूनी जंग शुरू हो गई। गुलशन के ताबड़तोड़ प्रहार से सुनील बेहोश हो गया। रश्मि ने सुनील के पास जाकर ऐसे देखा, नहीं नहीं सुनील, उठो। अब सुनील को भूल जाओ रश्मि डियर, आज की शाम मेरी बाहों में। मुझे छोड़ दो गुलशन। नहीं नहीं। गुलशन ने रश्मि को अपनी बाहों में कस लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर कभी तुम सुनील के साथ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। रश्मि गुलशन को धक्का देकर महल की ओर दौड़ी। कुत्ते कमीने। रश्मि भागते हुए उस विशाल कक्ष में पहुंची और एक अलमारी के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रश्मि को ढूंढते हुए गुलशन उसी कक्ष में पहुंचा। कहाँ छिप गई साली, यह भी दिखाई नहीं दे रही है। यह मूर्ति बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है कोई खूबसूरत परी खड़ी है, इसकी बाहें मुझे बुला रही है। गुलशन के देखते देखते मूर्ति राजकुमारी में परिवर्तित हो गई थी। अरे, यह तो मुस्कुरा रही है। ओह, यह मूर्ति नहीं, सचमुच कोई राजकुमारी है। मेरे पास आओ मेरे सपनों के राजकुमार, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, आ जाओ ना। तुम तुम कौन हो इस महल में? यह सब बात पूछो मेरे पास आकर, मेरी बाहों में। और जब राजकुमारी ने गुलशन को बाहों में पकड़ा तो, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, आ नहीं, ई गुलशन मर चुका था। अलमारी के पीछे से निकलकर रश्मि ने देखा, ओह नहीं नहीं, और रश्मि चीखती हुई बाहर की ओर दौड़ी। बरामदे में से सुनील आता दिखाई दिया। सुनील सुनील, उस मूर्ति ने गुलशन को मार दिया। क्या कह रही हो रश्मि? कोई मूर्ति भी किसी की हत्या कर सकता है? सुनील, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से गुलशन को मरते देखा है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मूर्ति ने हत्या, चलो मुझे वहां ले चलो। और रश्मि सुनील के साथ लेकर उस विशाल कक्ष में पहुंची। वो देखो सुनील, उधर मूर्ति की बाहों में गुलशन की लाश। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने की है, यह कैसे संभव है? मैं देखता हूँ। रश्मि ने सुनील का हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस मूर्ति में किसी की आत्मा है। रश्मि, मैं आत्मा वात्मा को नहीं मानता, तुम मुझे देखने दो। नहीं सुनील, तुम्हें मेरी कसम है, चलो यहाँ से। दोनों उस कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बूढ़े चौकीदार को दरवाजे पे खड़ा देखा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? बाबा, उस कमरे की मूर्ति ने एक आदमी को मार दिया है। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। मुझे तो यह कोई पागल दिखाई देता है। सुनील, यहाँ ठहरना ठीक नहीं, यह भूत प्रेतों का वास है। दोनों महल से निकलकर कैंप की ओर चल दिए। कैंप में पहुंचकर सुनील ने इंचार्ज को सारी कहानी सुना दी। सर, गुलशन की हत्या हो गई। इस महल में एक मूर्ति ने उसे मार दिया है। यह क्या कहते हो? भला कोई मूर्ति किसी की हत्या कर सकती है? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मूर्ति में कोई आत्मा छिपी है। कहीं इन दोनों ने मिलकर गुलशन की हत्या तो नहीं कर दी, और अब अपने को और बचाने के लिए मैं और रश्मि वहां घूमने गए थे। पीछे से गुलशन भी वहां पहुंच गया। मैं सच
पहुंच गया। सुनील, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। गुलशन की हत्या हुई है तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सुनील, रश्मि और कैंप इंचार्ज इंद्रनगर के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं रश्मि के साथ उस कमरे में गया तो सचमुच गुलशन की लाश वहां पड़ी थी। मिस्टर सुनील, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। मुझे इसमें तुम्हारी कोई चाल दिखाई देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने अपनी आंखों से उस मूर्ति की हत्या करते देखा है। मूर्ति को कहानी नहीं पुलिस को कहानी नहीं, सबूत चाहिए। तुम मूर्ति की हत्या करने का कोई सबूत दे सकते हो? रश्मि निरुस्त हो गई। पहले हम महल में चलकर लाश को देखेंगे, फिर कुछ फैसला करेंगे। सुनील, तुम हमारे साथ चलोगे? पुलिस जीप से सब महल की ओर चल पड़े। महल के गलियारों में चलकर वे मूर्ति वाले कक्ष में पहुंचे। वह देखिए, इस मूर्ति ने गुलशन की हत्या की है, लेकिन इसकी लाश कहाँ गई? सुनील, अब तुम यह भी कहोगे कि इस मूर्ति ने उसकी लाश को भी गायब कर दिया? ऐसा लगता है कि किसी ने लाश को घसीटकर यहाँ से हटाया है। खून के निशान इंस्पेक्टर, लाश यहीं आसपास ही होनी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग लाश घसीटने के निशान के पीछे चलते गए। एक कमरे के दरवाजे के पास लाश दिखाई दी। यह देखो इंस्पेक्टर, लाश यहाँ है। ओम ओमवीर, लाश को जीप में रखवा कर ले चलो, इसका पोस्टमार्टम करवाना होगा। उधर कैंप में, रश्मि, तूने कुछ सुना? इंस्पेक्टर सुनील को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बूढ़े चौकीदार को बुलवा कर लाऊंगी, वह गवाही देगा। दूसरे दिन रश्मि फिर उस महल में पहुंची। वह बहुत देर तक बूढ़े को ढूंढती रही। पता नहीं वह बूढ़ा कहाँ चला गया। इस कमरे में चलकर देखता हूँ, शायद कोई सबूत मिल जाए। मूर्ति वाले कक्ष में पहुंचकर, मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर है, इसीलिए हर कोई इसके पास आता होगा। फिर कहीं यह मूर्ति मुझे भी। तभी रश्मि वहां से लौटना चाही थी कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। भयभीत हुई रश्मि मुड़कर देखा। नहीं, मुझे गुलशन की मौत का सबूत चाहिए। तुम्हें गुलशन की मौत का सबूत चाहिए? कोई सबूत नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, मैं यह सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। पुलिस ने सुनील को पकड़ लिया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। यह मूर्ति सबको ऐसे ही मारती रहेगी। बाबा, यह मूर्ति नहीं, तुम सबकी हत्या करते हो। तुम खूनी हो। लो, मुझे भी मार दो। मैं सुनील से प्यार करती हूँ, इसके लिए प्राण भी दे दूंगी। एक क्षण के लिए बूढ़ा अतीत की स्मृतियों में खो गया। नागेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। हम कभी जुदा नहीं होंगे। नीलिमा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं बेटी, तुम्हारे प्यार पर कोई आंच नहीं आएगी। गुलशन की हत्या इस मूर्ति ने ही की है। इसको पुरुष जाति से घृणा है। मूर्ति को पुरुष से घृणा क्यों है बाबा? बहुत पुरानी बात है बेटी, हजारों साल पहले की बात है। इस इस चंद्रनगर के पास एक बहुत बड़ा राज्य था, विशालगढ़। उसका राजा रिपुदमन रिपुदमन बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। राजा रिपुदमन की बेटी राजकुमारी नीलिमा अत्यंत रूपवंती थी। उसके रूप लवस की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली थी। सचमुच राजकुमारी बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर तो कोई अप्सरा भी नहीं होगी। ऐसा लगता है काश आकाश से कोई परी उतर आई हो। पता नहीं किससे विवाह करेगी। सचमुच परी है। उधर राजमहल में राजा रिपुदमन अपनी पत्नी रानी पद्मावती से बातें कर रहा था। आप राजा राजकाज में ही खोए रहेंगे या नीलिमा के बारे में भी कुछ सोचेंगे? नीलिमा के बारे में क्या सोचना है, वह तो बहुत बुद्धिमान है। वह अब सियानी हो गई है और लोगों की दृष्टि उस पर
पड़ने लगी है। ओह पद्मावती, यह रिपुदमन की बेटी है तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? फिर नालिनी सुंदर भी तो है। यही सुंदरता कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत ना आ जाए, इसके लिए कोई अच्छा सा वर देखकर हाथ पीले करा दो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हम राजकुमारी को जल्दी से डोली में बिठाकर विदा कर देंगे। तभी राजकुमारी वहां पहुंच गई। किसको डोली में बैठाकर विदा कर रहे हैं पिताजी? आ गई हमारी बेटी नालिनी, हम तेरे ही विवाह की बातें कर रहे थे। ओह पिताजी, कितनी शर्मीली है हमारी बेटी पद्मावती। हम कल ही कुशीनगर के राजा के पास संदेश भिजवाते हैं। एक दिन राजकुमारी नालिनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेला देखने गई। भीड़ में खड़ा एक नवयुवक राजकुमारी को मंत्रमुग्ध से देख रहा था। तभी राजकुमारी की सखिया कामिनी बोली, लगता है यह युवक आप पर मर मिटा है, आप आज्ञा करें तो। चल हट, आजकल तू बहुत बोलने लगी है। आपके सौंदर्य लावस ने तो गुंगों को भी बोलना सिखा दिया है। राजकुमारी जी, एक अल्प दृष्टि देख तो लीजिए, बेचारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ थक गया होगा। अचानक उस मेले में से एक सांड कहीं से आ गया। लोगों ने उसे भगाना चाहा तो वह बिदक गया। भागो भागो, हट जाओ, हाय राम! तेजी से दौड़ता सांड ने घोड़े गाड़ी से टक्कर मारी। सांड की टक्कर से घोड़ा गाड़ी उलट गई। बचाओ, कोई बचाओ! ओह, कोई राजकुमारी को बचाओ! देखते ही देखते दौड़ते हुए सांड ने राजकुमारी को सींग पर उठा लिया। बचाओ बचाओ! सांड ने राजकुमारी को उछालकर फेंका ही था कि उस नवयुवक ने राजकुमारी को लपक लिया। राजकुमारी जी, आप उधर हो जाइए, मैं सांड को देखता हूँ। सांड तेजी से नवयुवक की ओर दौड़ा। फुस फुस, और दोनों भिड़ गए। फुस फुस। नवयुवक ने झटके से अपने आप को अलग कर लिया और सांड आगे की ओर दौड़ता चला गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वह फिर पलटकर युवक की ओर दौड़ा। युवक उस सांड के सींग से उलझ गया। आखिर उस युवक ने सांड की गर्दन तोड़ दी। सांड को छोड़कर नवयुवक राजकुमारी के पास आया। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं युवक, राजमहल में चलो, हम तुम्हें महाराज से पुरस्कार दिलवाएंगे। आपको पास से देख लिया और दो बातें कर ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या तुम महल में नहीं आना चाहते? ऐसी तो कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मैं इस नगर में अजनबी हूँ। हम तुम्हारी बात समझ गए। यह अंगूठी ले लो, जब तुम्हें महल में आने से कोई नहीं रोकेगा। नवयुवक को अंगूठी देकर राजकुमारी वहां से चल दी। एक दिन महल की खिड़की पर खड़ी राजकुमारी उस नवयुवक के सपनों में खोई हुई थी। राजकुमारी जी, कहाँ खो गई थी आप? कहाँ? कितना सुंदर सपना था। मैं कल्पना लोक में अपने सपनों की राजकुमार की बाहों में खोई आकाश में उड़ती जा रही थी। तभी राजकुमारी ने राजकुमार ने, फिर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, तू बहुत निष्ठुर है। अच्छा जी, अब वह अजनबी सपनों का राजकुमार भी बन गया। ओह, चुप कर, माँ आ रही है। माँ को भी तो बताना ही पड़ेगा। चुप हो जा, तुझे मेरी कसम। अच्छा जी, आज चुप हो जाती हूँ, लेकिन इस अजनबी के सामने चुप ना रहूंगी। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेली कामिनी के साथ भ्रमण के लिए निकली। तभी सेनापति का बेटा पटवर्धन घोड़े पर सवार हो उधर से निकला। यह दाल में कंकड़ कहाँ से आ गया? दाल में कंकड़? मैंने तो आज दाल खाई ही नहीं। फिर मैं उस कंकड़ की बात कर रही हूँ नालिनी, वे जो चौराहे पर उल्लू की तरह घूर रहा है, वो पटवर्धन। अरे वह कंकड़ नहीं, पत्थर है। आज उसे सबक सिखा ही देती हूँ। राजकुमारी ने घोड़े को चाबुक मारकर जोर से दौड़ाया। तेजी से दौड़ती हुई घोड़े गाड़ी पटवर्धन के बहुत पास से गुजरी और उसका घोड़ा बिदक गया। ओह! और घोड़े ने पटवर्धन को नीचे गिरा दिया। ओह, मर गया!
अब कभी पीछा नहीं करेगा। बेचारे को नानी याद आ गई होगी। शीघ्र ही दोनों जंगल में पहुंच गए। कामिनी, तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ देर में आऊंगी। जल्दी लौटना राजकुमारी जी, कल की तरह बहुत देर नहीं कर देना, नहीं तो। नहीं नहीं, आज देर नहीं करूंगी। राजकुमारी घने पेड़ की ओर चल गई। कुछ दूर जाकर, नागेश नागेश, तुम कहाँ हो? तभी एक पेड़ की शाखा पर लटका एक नाग पेड़ से नीचे उतरा और सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी नहीं जानती थी कि नागेश इच्छाधारी नाग है। नालिनी, आज तुमने बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने देर तो नहीं की। लगता है तुम कल अपने घर ही नहीं गए हो थे, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हारे बिना अब घर अच्छा नहीं लगता। मैं भी बहुत मजबूर हूँ नागेश। काश तुम कोई राजकुमार होते तो मैं पिताजी से कहकर तुमसे विवाह कर लेती। तभी राजकुमारी का पीछा करता हुआ पटवर्धन जंगल में आ पहुंचा और उसने पेड़ों के पीछे छिपकर दोनों को बात करते हुए देखा। बहुत देर हो गई नागेश, सूरज डूबने से पहले मुझे महल में पहुंच जाना होगा। ना जाओ नालिनी, कल जल्दी आना। नागेश से विदा लेकर राजकुमारी अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि ठहरो नालिनी, आज तुम्हारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। मैं तुम्हें पूरे राज्य में बदनाम कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो। पटवर्धन पटवर्धन, मैंने नागेश से प्यार किया है और प्यार के लिए मैं महल का सुख भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पटवर्धन ने राजकुमारी को पकड़ लिया। ओह आ! राजकुमार पटवर्धन और जोर से धक्का देकर वह वहां से दौड़ पड़ी। भागकर कहाँ जाओगी नालिनी? आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यदि राजकुमारी भागकर अपनी सहेली के पास पहुंच गई तो राजा मुझे जान से मरवा देगा। नहीं, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। और पटवर्धन ने राजकुमारी की पीठ में तलवार घोंप दी। ओह! ई! राजकुमारी की मृत्यु का नागेश को बहुत दुख हुआ। उस इच्छाधारी नाग ने पहाड़ों के बीच एक भव्य महल बनवाया। दुष्ट लोगों से बदला लेने के लिए राजकुमारी की ऐसी मूर्ति बनाई जो उन्हें सम्मोहित करके अपने पास बुलाकर उसकी हत्या कर देती थी। बहुत दिनों तक नागेश पटवर्धन की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन पटवर्धन उस महल से नहीं आया। एक दिन पटवर्धन की उसकी एक मित्र ने हत्या कर दी। इस तरह कई जन्म यूं ही बीत गए। इस बार पटवर्धन ने गुलशन के रूप में जन्म लिया था। वह तुम्हारा पीछा करता हुआ इस कक्ष में चला आया और मूर्ति के हाथों मारा गया। बूढ़े से सारी कहानी सुनकर रश्मि इंस्पेक्टर के पास पहुंची। इंस्पेक्टर, गुलशन की हत्या मूर्ति ने की है। बूढ़े चौकीदार ने मुझे सब बताया है, लेकिन इस लेकिन उस खंडहर में तो कोई चौकीदार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं चौकीदार से आपको मिलवा दूंगी। अच्छा चलो, अगर चौकीदार ने गवाही दी तो मैं सुनील को छोड़ दूंगा। दोनों जीप में बैठकर महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर, आप यहाँ रुकिए, मैं चौकीदार को बुला कर लाती हूँ। चौकीदार, आहा, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। इधर आओ मेरे रानी, मेरे पास। इंस्पेक्टर ने रश्मि को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, मैं चीखो मत, इस खंडहर में कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। लेकिन रश्मि इंस्पेक्टर को धक्का देकर वहां से भाग निकली। कुछ देर महल के दूसरे कमरे में ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर विशाल कक्ष में पहुंचा। उसे मूर्ति में रश्मि दिखाई दी। ओह, तो तुम यहाँ छिपी हो। इंस्पेक्टर, क्या तुम सुनील को छोड़ोगे? हाँ, छोड़ूंगा। एक बार तुम मेरी बाहों में आ जाओ। इंस्पेक्टर मूर्ति के सम्मोहन में उसकी बाहों में चला गया और दूसरे ही क्षण मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। दरवाजे से मूर्ति को बाहों में इंस्पेक्टर का लाश देखकर रश्मि बाहर की ओर दौड़ी। रश्मि, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुनील, उस मूर्ति ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। सब लोग इस कमरे में पहुंचे। इंस्पेक्टर की लाश मूर्ति के हाथों में थी और बूढ़ा चौकीदार उसे देख रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने इस मूर्ति को गुलशन की हत्या करते हुए देखा है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। लोगों की हत्या मूर्ति ने नहीं, तुमने की है। तुम नहीं चाहते हो कि कोई इस महल में आए।
नहीं, यह सब झूठ झूठ है, झूठ है। यह तो सच क्या है, तो सच क्या है? सच यह है कि मैं इच्छाधारी नाग नागेश हूँ। हजारों सालों से पटधरवन की प्रतीक्षा कर रहा था। इस जन्म में मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। तभी बूढ़े बूढ़े की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी ने सबकी आंखें बंद हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो वह बूढ़ा नहीं था और वह मूर्ति भी गायब हो गई थी। समाप्त। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वो घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी नई अपलोड को कहानियाँ आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।